डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 की व्याकरण वाटिका जो नाम की जो पुस्तक है उससे आज चैप्टर फर्स्ट को पार्ट 1 को भाषा और व्याकरण को समझेंगे। तो सबसे पहले भाषा और व्याकरण क्या होता है थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, तो बुक में दिया है कि कोई टीचर पढ़ा रही हैं और टीचर जो है आपको सिंबल से मुंह पे उंगली रख के बताना चाहती हैं, यानी कि मुंह पर उंगली रखने का मतलब है कि आप खामोश रहिए, शांत बैठिए। तो ये क्या हुआ, उन्होंने ना बोला ना आपकी बात को सुना, बस एक सिंबल दिया, संकेत दिया। तो ऐसी भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब है क्या कि आखिर भाषा है क्या, सबसे पहली बात तो ये जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले परिभाषा को देख लेते हैं। भाषा मन के विचारों को व्यक्त करने का साधन है। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। अब हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, इस चीज़ को समझना बेहद जरूरी है। हालांकि आपने देखा होगा पशु पक्षी सभी की कुछ ना कुछ भाषाएं होती हैं और सब अपनी भाषा को अपने जो समूह के अन्य जीव जंतु होते हैं उनको समझा लेते हैं। लेकिन ये केवल मनुष्य को ही ऐसी विशेषता प्रदान की गई है कि वो लिखकर भी भाषा को बता सकते हैं, स्पष्ट शब्दों में बोल सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। ये मनुष्य के अलावा किसी प्राणी को ये विशेषता ऊपर वाले ने नहीं दी है, गॉड ने नहीं दी है। तो सबसे पहली बात ये भाषा मन के विचारों को व्यक्त करने का साधन है, यानी जो हम अपनी बात है दूसरों से कह रहे हैं, दूसरा हमसे कह रहा है, हम एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, यही भाषा है। बात आ जाती है भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक हमारा लिखित भाषा होता है और दूसरा मौखिक भाषा होता है। यानी कि हम अपनी बात को लिखकर भी कह सकते हैं और हम अपनी बात को मौखिक रूप से भी कह सकते हैं। मौखिक रूप से मतलब बोलकर, और ऐसी भाषा को, मौखिक भाषा को ही हम कथित भाषा भी कहते हैं। तो कथित भाषा या मौखिक भाषा ये दोनों एक ही चीज हैं। अब लिखित भाषा में कैसे, जैसे मान लीजिए अखबार है, न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, ये सब क्या है, इनको जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये लिखित भाषा का रूप हो गए। अब सपोज दैट बात करेंगे कि मौखिक भाषा हम बोल रहे हैं और बोल कर केवल बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये मौखिक भाषा हो जाती है। अच्छा, अब बात आती है हिंदी भाषा। अभी एक चीज और होती है, एक चीज ये होती है, एक भाषा अभी मैंने आपको बताया था कि सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा कहाँ गई, जब दो रूप हैं तो दो रूप है, लेकिन हाँ ये तीसरा रूप कहा जा सकता है भाषा का। हालांकि बुक्स में कम दिया होता है क्योंकि प्रचलन इसका कम है, सिंबल से कम ही बात की जाती है, ज़्यादातर लिखित या मौखिक ही होती है, इसलिए इसको जो है तीसरी कैटेगरी में रखा नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से इसको अगर तीसरी कैटेगरी में हम रख दें तो कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। हिंदी भाषा की बात करते हैं जो कि हमारे कंट्री में चलती है, हमारे देश में चलती है। हिंदी भाषा को मातृभाषा भी कहते हैं, मातृभाषा कहा जाता है। ये मातृभाषा हमारी 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 में यह निश्चित कर दिया गया कि ये राजभाषा है। राष्ट्रभाषा की बात नहीं की जा रही है, राजभाषा की बात की जा रही है, यानी कि कार्य जो होगा वो इसमें किया जा सकता है। तो 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद था 343, अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल संविधान का। इसको हम हिंदी दिवस के रूप में भी 14 सितंबर को मनाते हैं। स्कूल कॉलेजों में हमने देखा होगा कि हमारे स्कूल कॉलेजों में इसको 14 सितंबर को, जब 14 सितंबर आता है तो हम कहते हैं आज हिंदी दिवस है और आज हमको पूरे दिन हिंदी बोलना है। तो ये 14 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये आज के दिन ही राजभाषा घोषित किया गया था। अब बात करते हैं बोली। भाषा और बोली दो चीज़ें हो जाती हैं अलग अलग। बोली क्या है, बोली एक अलग चीज़ है। बोली छोटी छोटी जगहों पर बदलती रहती है। एक लिमिटेड एरिया होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है बोली को बोलने का। लेकिन ऐसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसको कैसे करके डिवाइडेशन करेंगे, तो इसको दिशाओं के हिसाब से बांट लिया गया। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में बोलने जाने वाली कुछ भाषाएं हैं जैसे कि अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है। पश्चिम में बोले जाने वाली हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, राजस्थानी है। उत्तर में गढ़वाली, कुमायूनी, ये दोनों पहाड़ी भाषाएं हैं। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी। इस तरह से ये जो बोलियां हैं इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। इस समय हरियाणवी तो खूब परिचित हैं, आप लोग सभी परिचित होंगे, खूब हरियाणा के गाने चल रहे हैं, खूब डांस सॉन्ग चल रहे हैं, सपना चौधरी। तो इस तरह से ये जो है हरियाणवी हैं।
और पंजाबी के भी कुछ दिन पहले खूब चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा क्रेज हरियाणवी के आने से गानों में थोड़ा सा क्रेज दबा दिया गया पंजाबी का, मैं समझ रहा हूँ, ये जहाँ तक मेरा मानना। चलिए, भाषा और लिपि हमने अभी समझा, भाषा क्या है, फिर बोली क्या है, अब लिपि। भाषा और लिपि, लिपि क्या है? भाषा की ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। चिन्ह कौन से? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ू, ये लास्ट तक। ऐसे ही ये इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, पंजाबी में ईड़ा उड़ा और दुनिया भर की चीज़ें। इसी तरह से उर्दू में अलिफ बे पे ते। तो ये सारी चीज़ें क्या है? लिपि हैं, चिन्ह हैं। ये जो सांकेतिक चिन्ह है इन्हीं को लिपि कहा जाता है। अब देखिए, आगे मैं पूरी बात नहीं बता पाया। भारत भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इन लिपियों का ज्ञान ही अक्षर ज्ञान है। जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, हमको अक्षर नहीं आएंगे, अक्षर नहीं आएंगे तो वर्णमाला नहीं आएगी। वर्णमाला हर सब्जेक्ट में होती है, हर भाषा में होती है। सबसे प्राचीन लिपि की बात करें तो वो कौन सी है? वो ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ है, कहां से आई है देवनागरी लिपि? देवनागरी लिपि, ये लिपि बाद में आई है, पहले ब्राह्मी लिपि आई थी। इसी में थोड़ा सुधार करके इसको जो है देवनागरी लिपि बनाया गया। और देवनागरी लिपि से बहुत सारी भाषाएं हैं, संस्कृत है हमारी, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सब देवनागरी लिपि से ही लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। इनको हम बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं और दाईं तरफ की ओर लिखते चले जाते हैं। एक लिपि होती है हमारी रूसी लिपि। रूसी लिपि कौन कौन सी भाषाओं को लिखता है? बुल्गारियन और रूसी। गुरमुखी कौन से की लिपि होती है? पंजाबी भाषा की। रोमन लिपि से हम क्या क्या चीज़ लिखते हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, ये लिखते हैं रोमन लिपि से। फारसी लिपि में क्या चीज़ लिखा जाता है? उर्दू, फारसी, अरबी, सिंधी, ये चीज़ इनसे लिखी जाती हैं। तो ये तो रही हमारी लिपि कि कितनी कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे लिखी जाती हैं। अब आता है भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं कौन कौन सी हमारे भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में। तो ये कुल 22 भाषाओं को संविधान ने परमिशन दिया है कि ये हमारी जो भाषाएं हैं ये हमारे देश की भाषाएं हैं, संवैधानिक भाषाएं हैं। इनमें असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, तेलुगु, गुजराती, तमिल, पंजाबी, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, मलयालम, मराठी, सिंधी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, संथाली, हिंदी, डोगरी और बोडो, ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे देश में हमारे संविधान द्वारा स्वीकृत की गई हैं। मानक भाषाएं, ये क्या होता है? भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए एक मानक रूप निर्धारित किया है, वो मानक भाषा होती है। इसको खासतौर से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं किसी भाषा के, वो नियम से जब भाषा बनती है तो वही भाषा जो है हमारी मानक भाषा कहलाती है। इसका प्रयोग समाचार पत्रों में, दूरदर्शन में, पाठ्य पुस्तक आदियों में किया जाता है। अब होता है क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम बोलते हैं तो उनमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हम जनरली बोलते चले जाते हैं, उस पर मानक भाषा है कौन सी है या नियम कौन से हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये ध्यान कब दिया जाता है? जब लिखित रूप में वो चीज़ को किया जाता है, या फिर टीवी पर हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, वहाँ पर वो आपकी स्थानीय भाषा को नहीं बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को बोलते हैं, मानक भाषा को बोलते हैं जो एक निश्चित की गई है। मानक वर्णमाला में अगर देखा जाए तो हमारी पूरी वर्णमाला वही होती है, हर भाषा में ये होती है। अब इसमें जो है आ से लेकर औ तक जो है स्वर वर्ण होते हैं, इन्हें स्वर भी कहते हैं या स्वर वर्ण कहते हैं। का से लेकर ज्ञा तक ये क्या है? ये व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। इंग्लिश में इनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब ये चीज़ तो रही हमारी मानक भाषाएं। व्याकरण हमने क्या समझ लिया? हमने समझा है भाषा, बोली, लिपि, मानक भाषा। अब हम समझ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? परिभाषा देखें, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। शुद्ध रूप का मतलब क्या है? शुद्ध रूप का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उन पर ध्यान नहीं रखते, जैसे कि उच्चारण, बोलते समय हम किसी चीज़ को गलत तरीके से बोल देते हैं। ये ज्ञान कैसे होता है? ये हमें व्याकरण से होता है। किस शब्द को कैसे लिखना है, कहाँ पर हाइफन लगाना है,
कहाँ पर उसको दो शब्दों को अलग अलग रखना है, कहाँ मिलाकर रखना है, ये सारा ज्ञान हमें कहाँ से होता है, सारी नॉलेज कहाँ से होती है, व्याकरण से होती है। व्याकरण के विभाग, विभाग कितने होते हैं इसके? व्याकरण के विभाग 3 होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या होता है? देखिए, चूंकि हमारी जो लैंग्वेज है, कोई सी भी भाषा की बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई उसमें वर्ण होती है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। सबसे छोटा अक्षर को अक्षर होता है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर या वर्ण होती है। और अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर बनता है विचार। तो इन्हीं चीज़ों के नियम को अब जैसे हम वर्ण विचार के अंदर क्या सीखेंगे, वर्ण विचार के अंदर सीखेंगे हम कि अक्षरों की बनावट कैसी होती है, उनके कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। इस चीज़ पर विचार करना ही वर्ण विचार कहलाता है। अब शब्दों की जानकारी लेते हैं, शब्दों के बारे में ज्ञान हम कैसे लेते हैं, शब्दों को कैसे बोलना है, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, उनका प्रकार क्या है, उनका बनावट क्या है, उनके उच्चारण क्या है, इन सब चीज़ों को हम ज्ञान कहाँ से सीखेंगे, इनकी नॉलेज आएगी हमें शब्द विचार करने से, यानी कि शब्दों के ऊपर विचार करने से, उनके ज्ञान को सीखने से हम इन चीज़ों को सीखेंगे। तो ऐसी चीज़ को हम शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार में वो सारी चीज़ें आती हैं जो वाक्यों से संबंधित होती हैं, उनके प्रकार को सीखना, जानना, भेद, प्रयोग, रचना, इन सारी चीज़ों को जानना, ये शब्द विचार कहलाते हैं, वाक्य विचार कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार 3 चीज़ें हो जाती हैं। तीनों में ही होता है। देखिए, अक्षर सबसे पहले छोटी इकाई अक्षर हुआ, अक्षर से मिलकर बनता है हमारा शब्द, शब्द से मिलकर बनता है वाक्य, और यही चीज़ है। ये तीनों चीज़ें सीख ली। इसके बाद आता है साहित्य। इसकी परिभाषा देखेंगे, किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में जो जानकारी मिलती है वो साहित्य होता है। साहित्य में अपनी बात को प्रायः 2 प्रकार से कहा जाता है, एक गद्य में कह सकते हैं, दूसरा पद्य रूप में कह सकते हैं। गद्य रूप का मतलब क्या है? कोई भी कहानी है, कोई नाटक है, कोई निबंध है, रोज की जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये टॉपिक भी हम समझा रहे हैं, ये भी एक तरह से गद्य में ही है। हम इसको गा के नहीं समझा रहे। जब किसी चीज़ को गा के समझाया जाता है तो वो कविता या गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं हम उसको। तो ऐसी जगह पर जब कविता या गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, गा गा कर उसको सुनाया जाता है, तो उसको पद्य रूप में कहा जाता है, वो पद्य होता है। रामायण है, रामचरितमानस है, ये सब पद्य रूप में लिखे हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारा सारा टॉपिक जो था आज व्याकरण का, फर्स्ट चैप्टर का, पहले पार्ट का, वो कंप्लीट होता है।